जी हां दोस्तों, मुसलमानों को फंसाने चली शाह की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झंडाटेदार झटका। तबलीगी जमात में जश्न। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार वो हो गया जिसकी शाह की पुलिस ने कभी कल्पना नहीं की थी। आखिर ये कैसे हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की दिल्ली पुलिस को ऐसा झटका लगा जिसकी टीस वो लंबे समय तक महसूस करेगी? आखिर कौन सी वो तरकीब थी दिल्ली पुलिस की जो मुसलमानों को और तबलीगी जमात को फंसाने के लिए निकली थी, मगर हाई कोर्ट ने एक झटके में उन्हें उनकी औकात दिखा दी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे बीजेपी नेता अमित शाह की पुलिस को करारा झटका लगा। हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिससे यह साबित हो गया कि तबलीगी जमात के खिलाफ जो कदम दिल्ली की यानी कि शाह की पुलिस ने जो केस किए, जो कदम उठाए, झूठ फैलाया, बीजेपी ने इस पर जो सियासत की, वो सारा का सारा एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। एक ऐसा झटका लगा ऐसे एजेंडाधारी देश के डॉगी और पालतू मीडिया को जिनका सिर शर्म से झुक गया होगा। मगर ये सारे के सारे ऐसी प्रवृत्ति के लोगों की चमड़ी बड़ी मोटी है। दोस्तों, इन बेशर्मों को शर्म कहां आने वाली। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन 70 तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ केस चार्जशीट रद्द कर दिया जिनको फंसाने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए थे, जिन्हें देश का गद्दार, विलन, न जाने क्या क्या बताया गया था। दोस्तों, बड़ा अहम और दिलचस्प है यह दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला जिससे बीजेपी और शाह की पुलिस की पोल खुल गई। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उनके शब्दों को ध्यान से देखिए और सुनिए क्या कुछ कहा। फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने विस्तार से सभी तथ्यों और आरोपों की जांच करते हुए कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया या किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस फैलाने की नीयत या जानकारी के साथ बाहर निकले थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की, एफआईआर या चार्जशीट में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए या उन्होंने लापरवाही से या गैर कानूनी तरीके से वायरस फैलाने के इरादे से बाहर निकलने की कोशिश की थी। इस चार्जशीट को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, सेंटेंस देखिए, इस चार्जशीट को, इन चार्जशीट्स को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह न्याय के हित में नहीं है। दोस्तों, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब अदालतें, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में इस तौर पर खरी खरी बात करते हुए पुलिस प्रशासन को न सिर्फ चेतावनी बल्कि एक तरीके से करारा झटका देता है। दोस्तों, आपको बार एंड बेंच की रिपोर्ट के हवाले से बताएं कि अदालत ने इन सभी मामलों में आरोप पत्र को खारिज कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, आरोप पत्र रद्द किए जाते हैं। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज की थी। आरोपों के खिलाफ उस समय लागू आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशियों अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि इन लोगों ने विदेशी नागरिकों को अपने यहां ठहराकर देशव्यापी लॉकडाउन और अन्य आदेशों का उल्लंघन किया। गौरतलब यह है कि मार्च 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को कोविड-19 संक्रमण के कथित सुपर स्प्रेडर के रूप में व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके चलते संगठन को सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया। पुलिस ने इस मामले में 195 विदेशी नागरिकों के नाम भी शामिल किए, लेकिन अधिकांश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने भी डबल जेओपर्डी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा देने का सिद्धांत के हवाला देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आरोपियों ने साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि निषेध आदेश केवल धार्मिक आयोजनों और भीड़ पर लगी थी, न कि उनमें भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों को ठहराने पर। दोस्तों, जनवरी 2022 में दिल्ली पुलिस ने इन याचिकाओं का विरोध किया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपियों ने दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया था, कोरोना वायरस के प्रसार में योगदान दिया था। लाइव लॉ के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील आशिम मंडला ने कोर्ट में दलील दी कि मस्जिदों या घरों में मिले विदेशी नागरिकों को केवल आश्रय दिया गया था,
हाईकोर्ट ने अब उनकी इस बात को तस्लीम करते हुए शाह की पुलिस को झटका दिया। हालांकि तब भी हाईकोर्ट ने पहले भी दिल्ली पुलिस से यह सवाल पूछा था कि लॉकडाउन अचानक लागू हो जाने के बाद वो लोग आखिर जाते तो कहां जाते। दोस्तों, आप जानते हैं कि तबलीगी जमात दीन का प्रचार प्रसार, लोगों को सही रास्ता पर चलने के लिए, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहने, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने, लोगों को इंसानियत का उपदेश देने के लिए अलग अलग इलाकों में निकलते हैं, देश विदेश जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां की मस्जिदों में आमतौर पर रुकते हैं, क्योंकि ये जमात एक साथ 20, 30, 40, 100, 150 लोगों की शक्ल में जत्थे में निकलते हैं। ऐसे में उनके रुकने ठहरने का कहीं बंदोबस्त नहीं होता, इसलिए आमतौर पर मस्जिदों में रुक जाते हैं। और उस समय तबलीगी जमात के लोग 2020 की शुरुआत में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में रुके हुए थे, जिसमें अलग अलग इलाकों और देशों के लोग थे। और ये वही पीरियड था जब कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 13 मार्च को सार्वजनिक या आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसके करीब 9-10 दिन के बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ था। मगर चूंकि ये अचानक वापस कहां जाते और फिर तत्काल लॉकडाउन भी, और तभी दिल्ली पुलिस या शाह की पुलिस को एक मौका मिला और फिर इन तबलीगी जमात के लोगों को नाप दिया गया, केसेस दर्ज कर लिए गए, इनको विलन बताया गया। देश के डॉगी पालतू मीडिया ने इन्हें आतंकवादियों जैसा पेश करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज भी आप YouTube पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर उस समय के डॉगी और पालतू मीडिया को, देश विरोधी मीडिया को अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तबलीगी जमात के खिलाफ सर्च करेंगे, उनके उन उपदेशों को जो गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे, जहर फैला रहे थे, एक एक से जर्नलिस्ट तथाकथित जो देश के बड़े जर्नलिस्टों में जिनका नाम शुमार होता है, किस अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तबलीगी जमात को लेकर के कैसे देशद्रोही साबित कर रहे थे। ये डॉगी और पालतू मीडिया का वो वीडियो क्लिप आज भी आपको YouTube पे मिलेगा। मगर कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं, कभी ना कभी बेनकाब होता है। शाह की पुलिस और बीजेपी का नैरेटिव धराशायी हो गया। पुलिस द्वारा 16 मामलों में दायर चार्जशीट को अदालत ने रद्द कर दिया, जो कि 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ शाह की पुलिस ने दर्ज किए थे। दोस्तों, तो क्या अब अमित शाह की पुलिस के अधिकारी इस पर माफी मांगेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, यहां तक कि बड़े लीडर गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव फैला रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या डॉगी और पालतू मीडिया जो कि पुलिस का भोंपू बन करके पुलिस कोई भी बात कह दे और उसको आखिरी सत्य बना करके खासतौर पर मुस्लिम विरोधियों पेश करने की न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि पेश किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, क्या अब वो सारे के सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? उनको जेल में डाला जाएगा? वो माफी मांगेंगे? शायद नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसी प्रवृत्ति बना दी गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिसमें मुस्लिम विरोधी पत्रकारिता करना ही ऐसा लगता है कि देश के लिए, देश का धर्म है, देश के डॉगी मीडिया का धर्म हो चुका है। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति की फैसला देने वाली एक एक लाइन दरअसल झटका है अमित शाह के लिए, झटका है मोदी के लिए, झटका है योगी के लिए, झटका है पुष्कर धामी के लिए, झटका है फडणवीस के लिए, झटका उन सारे नेताओं के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसे जहर बोते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठ करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में फर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो खुद को योगी कहता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, वो शख्स मुस्लिमों के साथ में आतंकवादियों जैसा सलूक करता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसकी भाषा आप सुन लीजिए, उसके वक्तव्य आप देख लीजिए। वो शख्स जो एक योगी, एक गेरुआ वस्त्र धारण करता है, जिसकी सीख ऐसी होनी चाहिए कि आपसी सौहार्द की, मगर वो भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करता है। आप देखिए उसके भाषणों को उठा करके, आप देखिए उसके कामों को, उसके फरमान को, उसके निर्देश को उठा करके। हाल में जौनपुर से रिलेटेड जो बयान उसने दिया, उस शख्स ने, आप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर सकते हैं जिसे देश की जनता ने, राज्य की जनता ने चुना हो, और वो शख्स जा करके महज अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए नफरत का जहर भरे इंजेक्शन लगाए। और देश के मैं 65% हिंदुओं का शुक्रगुजार हूं जो कि सेकुलर है। वो 35% हिंदू जो कि कट्टरता को, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे पर खुश होता है, मुस्लिमों को तकलीफ में डालने के बाद में, सरकार के फैसलों के बाद वो खुश होता है। ऐसी स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मारो इन लोगों को डंडे से,
खुद वाकई का जिक्र करता है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कि पुलिस मेरे पास में आई और कहे कि लोग ताजिया लेकर के जा रहे थे, उनकी ताजिया हाई टेंशन से टकरा गया, उसमें 3 लोग मर गए, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। योगी कहते हैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बोल कैसे सकता है? काश देश के अंदर सेकुलर सरकार होती और ऐसे सरकारों को बर्खास्त करने का चलन होता, मगर शायद नहीं, क्योंकि ये वो उस प्रवृत्ति से निकले हुए लोग हैं जिनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो मुस्लिम विरोध के बुनियाद पर ही बनी है। कैसे ये लोग देश में सद्भावना की बात कर सकते हैं? उस शख्स ने क्या कहा, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? जाओ इनको डंडे मारो, इनको भगाओ। वे कहता कि कांवड़िए, जिन कांवड़ियों का हवाला आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां वहां जहां तनी कहां कहां क्या कुछ नहीं होता है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट को आज देश का सेकुलर हिंदू, देश का सेकुलर मुसलमान और देश की जनता, मैं उन उत्पातियों की बात, उत्पात मचाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, धन्यवाद अदा कर रहे होंगे, क्योंकि झूठ को, नैरेटिव को, उसके धागे को, उसके जाल को तोड़ दिया। आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर? अपनी बात जरूर कहें। बहुत शुक्रिया।